स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान में कक्षा 9 का लेसन फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ। फ्रेंड्स, इसके नोट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हम इसके नोट्स कंप्लीट लिख चुके हैं और मैंने आपको इसके नोट्स अवेलेबल करा दिए हैं। आप चाहे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहाँ से देख सकते हो। आज हम बात करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न की, कि जो इसके अभ्यास प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक, तो उनको हम साथ में जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर उनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे और नोट्स मैंने कंप्लीट आपको इसमें अवेलेबल करा दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि हम इसमें शुरुआत करते हैं, तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है इसमें कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। तो फ्रेंड्स, ये आपको जो टेम्परेचर दिए हुए हैं, जैसे 293 केल्विन दिया हुआ है और 470 केल्विन दिया हुआ है, इसको आपको करना क्या है, सेल्सियस में इसको चेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको एक चेंज मैं आपको करके दिखाऊंगा, दूसरा चेंज आपको कमेंट्स बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, तो जैसे कि इसको हम चेंज करते हैं केल्विन को, तो फिलहाल तो फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, आप केल्विन को चाहे सेल्सियस में चेंज करें या सेल्सियस को आप केल्विन में चेंज करें, दोनों के लिए एक फॉर्मूला यूज़ होगा और उस फॉर्मूले को हम किस रूप में लिखेंगे, जैसे कि आपको ये लिखा हुआ है। ठीक, केल्विन में सेल्सियस प्लस 273। आप चाहे तो एग्जैक्ट मान लिखना चाहो तो यहाँ पर 0.15 भी लिख सकते हो, मगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपकी बुक में 0.15 नहीं दिया हुआ है। यदि आप इसको 0.15 लिखकर कैलकुलेट करोगे तो हो सके आपके कैलकुलेशन में कुछ चेंजेस आ सकता है। ठीक है, तो इस वजह से आप बुक के अकॉर्डिंग 273 भी लिख सकते हो। अब जैसे कि हमें दिया हुआ है केल्विन मान, हमें दिया हुआ है क्या है यहाँ पर, केल्विन मान हमें दिया हुआ है हमारे सवाल के अंदर, जो कि कितना दिया हुआ है, 293। ठीक है, 293 हमें केल्विन मान दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि क्या ज्ञात करना है, हमें इसको सेल्सियस में ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमें ज्ञात करना है उसको हम किस तरफ ले लेंगे, इस तरफ ले लेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, सी बराबर के का मान हमें दिया हुआ है, के लिख दिया हमने। अब हम जिस तरह से पक्षांतर करते हैं, जैसे कि यहाँ देखना आप, जैसे मैथ्स में हम सवाल करते हैं तो इस संख्या को जब बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये किस में चेंज हो जाती है, माइनस में चेंज हो जाती है। तो 273 इस के की तरफ आए तो किस में हो जाएंगे, माइनस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 273। ठीक है, अब यहाँ पर सेल्सियस में हमें चेंज करना है। केल्विन का मान हमें दिया हुआ है, कितना है, 293 दिया हुआ है माइनस 273। अब इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं, इसको माइनस करके देखते हैं। तो माइनस करने पर अपने पास यहाँ पर कितना बचता है, सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार आप इजीली केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो, और यदि मान लो हमें सेल्सियस को कन्वर्ट करना है तो भी हम इसी फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, सिर्फ ये ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है हमने, अगर केल्विन सेल्सियस से हमें दिया हुआ है तो हम प्लस कर देंगे, और अगर हमें क्या याद करना है, केल्विन दिया हुआ है तो हम क्या कर देंगे, वहाँ पर उसके साथ माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा, 20, और सेकंड का आपको ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पर, जैसे निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। अब आपको सेल्सियस दिया हुआ है और आपको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ भी हम सेम वही टेक्निक यूज़ करेंगे, जैसे हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सेल्सियस, जैसे हम फर्स्ट वाला यूज़ करते हैं। कितना दिया हुआ है हमें, 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ है सेल्सियस, दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला अपने पास क्या था, केल्विन बराबर C प्लस 273, ये अपने पास फॉर्मूला है। तो इजीली कुछ नहीं करना है, इसमें मान रख दीजिए। C का मान हमें पहले से दिया हुआ है 25 प्लस 273। अब इनको काउंट कर दीजिए तो अपने पास किसका मान आ जाएगा, केल्विन का मान आ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली कितना आ गया अपने पास, केल्विन, सॉरी, तो अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका केल्विन का मान आ जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ पर, 8, 9 और
2। तो ये पर अपने पास क्या आ गया, केल्विन ज्ञात हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार आप सेकंड वाला भी हल कर कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिए। अब फ्रेंड्स बाकी आगे सिंपल सिर्फ यही दो चीज़ ज़्यादा समझने वाली थी आपके, जो कि मोस्टली पेपर में पूछी भी जाती है। अब निम्नलिखित अवलोकन हेतु कारण लिखिए। जैसे नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। दूसरा है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। इन दोनों का हमें कारण बताना है। भाई एक तो नेफ्थलीन क्या हो जाती है, हवा के साथ कुछ समय बाद ये ठोस अवस्था में लेती है और ये क्या हो जाती है, अदृश्य। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ आ रही है वैसे तो कि ऊर्ध्वपातन कंडीशंस, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि नेफ्थलीन एक ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है जिसका समय के साथ आसानी से क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ठीक, देन सेकंड कंडीशंस में हमसे पूछा गया कि जो हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। क्यों पहुंच जाती है? क्योंकि इत्र में वाष्पीकरण की दर बहुत अधिक होती है। इत्र में वाष्पीकरण की दर बहुत अधिक होती है और ये आसानी से वायु में विसरित हो जाती है, अतः इसकी गंध बहुत दूर बैठे रहने पर भी हमारे पास पहुंच जाती है। तो ये आपके दोनों सवालों का आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम इसके बाद। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कारणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। अब देखिए भाई, यहाँ पर किस किस के कणों के बीच ज़्यादा आकर्षण है, जल, चीनी और ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आकर्षण किस में होता है, ठोस पदार्थ में। हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा ठोस पदार्थ है उसके कणों में उतना ही ज़्यादा क्या है, आकर्षण होगा। तो यहाँ पर देखिए चीनी में क्या है, सबसे ज़्यादा आकर्षण है, सबसे ज़्यादा आकर्षण, क्योंकि चीनी यहाँ पर क्या है, ठोस पदार्थ है। जल किस में आ गया, द्रव में आ गया, और फिर ऑक्सीजन किस में आ गई, गैस में। तो गैस के कणों में आकर्षण सबसे कम, जल में उससे ज़्यादा और चीनी में सबसे ज़्यादा आकर्षण देखा जाता है। तो इस प्रकार हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे अपने, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। अब इनमें क्या बतानी है हमें, जल की भौतिक अवस्था बतानी, मतलब जल के अंदर यदि किसी भी जल को 35 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए तो वो कैसा रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाए तो कैसा रहेगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाए तो वो किस प्रकार रहेगा। तो फर्स्ट कंडीशन से अपनी ये, जल यदि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो उसकी भौतिक अवस्था कैसी रहेगी, द्रव। और यदि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की अवस्था में तो वो किस में रहेगा, ठोस में, क्योंकि 0 से या 0 के बाद माइनस में जाते जाते जल किस में होने लग जाता है, ठोस अवस्था में आने लग जाता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, जल उबलने लगता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्पीकरण में। नेक्स्ट है, पुष्टि हेतु कारण दे। जल कमरे के तापमान पर द्रव है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। ये दो क्वेश्चन से अपने कि एक तो जल जब कमरे के टेम्परेचर पर रखा हुआ है तो वो द्रव अवस्था में, और वहीं लोहे की अलमारी जो है वो ठोस अवस्था में। तो इसका कारण क्या है भाई, तो फर्स्ट स्टेज कंडीशन देखिए अपने कि जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसमें बहने का गुण होता है और यह जिस बर्तन में डाला जाए उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि कमरे का टेम्परेचर नॉर्मली क्या होता है अपना, के लगभग 20, 30, 40 मतलब ये टेम्परेचर रहता है। गर्मी के दिनों में 40-45, सर्दियों में 20-25 पर आ जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर, और जबकि जल क्या होता है 0 डिग्री के बाद वो क्या होता है, ठोस अवस्था में आता है, अदरवाइज वो किस में रहता है, द्रव अवस्था में। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसमें दृढ़ता का गुण है तथा इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक, तो ये आपके दोनों क्वेश्चंस के आंसर। नेक्स्ट है, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। अब यहाँ देखिए आप भाई, बर्फ में क्या होती है, संगलन की गुप्त ऊष्मा होने के कारण बर्फ में नॉर्मली क्या होती है, ऊष्मा। नॉर्मली कहा जाता है कि बर्फ क्या होता है, दिखने में तो बाहर से तो क्या होता है, ठंडा दिखता है, मगर वो क्या होता है, जब जैसे मान लो बर्फ़ वगैरह खाते हैं तो क्या होता है, अंदर जाकर क्या करता है, गर्माई करता है। बर्फ़ में नॉर्मली देखा होगा आपने बहुत ध्यान से, उसमें एक ऊष्मा उत्पन्न होती रहती है जिसको गुप्त ऊष्मा होने के कारण उसी तापमान पर जल की अपेक्षा अधिक शीतलता का प्रभाव देती है। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है।
ठीक है भाई। भाप में भी वही, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होने के कारण उबलते जल की अपेक्षा जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है। तो ये सभी थे आपके लगभग क्वेश्चन जो होते हैं आपके अभ्यास प्रश्न में थे। ठीक है, अब हम आपकी किताब के अनुसार, आपकी किताब में पेज नंबर 4 पेज नंबर 6 पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसा कि क्वेश्चन स्पष्ट दिया हुआ है इसमें से, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है? कुर्सी, वायु, गंध, गृहना, बादाम, विचार। ठीक है, तो इनमें से हमें सिंपल ही बताना है कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो इसमें से कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पेय आदि पदार्थ है। ठीक है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छा सा प्रश्न है बच्चों, इसको आपको रटना नहीं है। नॉर्मली जो हम नॉर्मली जो घरों पे देखते हैं सेम वही है एक प्रकार से, तो आप रटे नहीं किसी भी चीज़ को। यह पदार्थ के कणों की विशेषता का गुण है। जो तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर कण दिया हुआ है, ये शब्द क्या है? कण। ठीक है, इसको ध्यान रखना। कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नॉर्मली जब खाना गर्म रहता है तो टेम्परेचर के कारण उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनके बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है और फैलने लगते हैं। यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेजी से हमारे पास पहुंचती है। ठीक, तो ये था आपके इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो सिंपल सा, ये क्रियाकलाप दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। भाई रिक्त स्थान नहीं होता तो पानी को कैसे काट पाता? ठीक है, यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। तो वहाँ पर क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान देखा जाता है। नेक्स्ट है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है? तो इसके पदार्थ की क्या होती है विशेषताओं को, कि पदार्थ के कणों की निम्न विशेषता होती है। पदार्थ के कण बीच में रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये पदार्थों के गुण पूछ लिए जाते हैं कि पदार्थों के गुण बताइए, तो आपको मोस्टली ये 3 पॉइंट जरूर याद रखना है। रिक्त स्थान होता है, गतिशील होते हैं और एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। भाई ठोस अवस्था के आधार पर तो हम बता सकते हैं भाई आकर्षित करते हैं। ठीक है, और रिक्त स्थान द्रव अवस्था के आधार पर हम बता सकते हैं कि रिक्त स्थान होता है। जब भी हम पानी के अंदर जब शक्कर वगैरह घोलते हैं तो वो उसके अंदर समा जाती है। और गैस अवस्था के आधार पर हम बताते सकते हैं कि पदार्थ क्या होते हैं? गतिशील भी होते हैं। तो ये 3 गुण उसके मुख्य होते हैं। नेक्स्ट है कुछ अतिरिक्त प्रश्न, जैसे विसरण किसे कहते हैं? तो छोटे छोटे प्रश्न फ्रेंड्स, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। यहाँ पर पदार्थ है, यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है? पदार्थ। स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। देन नेक्स्ट है गलनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देती है, वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ क्या है, लगभग 0 डिग्री के पास आकर क्या होता है? वो गलना शुरू कर देता है। क्वथनांक, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है, वह ताप उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। जैसे जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो जल का क्वथनांक। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना भाई, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? पूछ भी लिया जाता है। तो ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक का नाम लिखिए। तो पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन आता है उसके लिए एक तो क्या चाहिए? ताप, और दूसरा क्या होता है? दाब। ये दोनों क्या कर देते हैं? पदार्थ की अवस्था को बदल देते हैं। ठोस, द्रव और गैस के गुणधर्म लिखिए। ठीक है, तो ठोस के गुणधर्म क्या है? ठोस पदार्थ का निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन होता है, बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है, और अंतराणुक बल ठोसी पदार्थ द्रव गैस अधिक होता है। द्रव और गैस से क्या है? ठोस में जो बल होता है, आकर्षण बल, वो अधिक होता है। द्रव के गुणधर्म, द्रव का निश्चित आकार नहीं होता, जिस पात्र में इसको डालते हैं उसी में ये डल जाता है। इनका आयतन निश्चित नहीं होता। ठीक है, द्रव में बहाव होता है।
ठीक है। और इनका आकार बदलता रहता है, जिस पात्र में डालते हैं उसी आकार के ये हो जाते हैं। और इनमें आणविक बल जो होता है, आकर्षण बल जो होता है, ये ठोस की अपेक्षा कम होता है और गैस से अधिक होता है। नेक्स्ट है गैस के गुणधर्म। ठोस द्रव की तुलना में गैस में संपीड्यता काफ़ी अधिक पाई होती है। मतलब संपीड्यता का मतलब ये होता है कि गैस को प्रेशर, मतलब उसको हम क्या कहते हैं, दबा सकते हैं गैस को, एक प्रकार से उसको इकट्ठा करके हम छोटे से छोटे पात्र में ला सकते हैं। जैसे जो अपने घर में जो सिलेंडर आता है वो गैस क्या होती है, एक प्रकार से कंप्रेस करके ही भरी जाती है। इनके बीच अंतर आणविक बल जो होता है, आकर्षण बल होता है, एक प्रकार से वो क्या होता है, सबसे कम होता है। गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। इनका विसरण काफ़ी तीव्रता से होता है। नेक्स्ट अतिरिक्त प्रश्न में है, पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, तो आप चाहे तो एक कुछ शक्कर वाला भी यूज़ कर सकते हो कि पानी में शक्कर घोल के तो उसका लेवल वापस हो जाता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। या फिर जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डाल देते हैं, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरे बीकर में फैल जाता है, अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कण के बीच मिल जाता है, जिससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यही आप पानी और शक्कर वाला भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको इजीली सिंपल रूप में आप जिसको समझ सको। कारण बताइए, क्यों गैस उस पदार्थ को पूरी तरह भर देती है जिसमें इसको रखते हैं। तो द्रव की तुलना में गैस की संपीड्यता अधिक होती है, जिससे ये जिस बर्तन में डालना होता है तेजी से स्थान घेर लेती है और पूरी तरह भर देती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए दवा के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित, द्रव के कण क्या होते हैं, अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास से ठंडक होने लगता है और शीतलता आ जाती है। नेक्स्ट है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था शुष्क बर्फ कहते हैं, अब यहाँ पर अपने क्यों कहते हैं। तो जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर होता है तो ठोस कण जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, CO2 है तो थोड़ा देख लेना, कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं भाई, सबसे मोस्ट क्वेश्चन से पूछा ही जाता है पेपरों में कि द्रव अवस्था से जब कोई पदार्थ बिना ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में चला जाए, कोई भी पदार्थ जो ठोस से द्रव में तो ना बदले सीधा किस में चला जाए, गैस में चला जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। जैसे इसका उदाहरण है सबसे अच्छा कपूर को जब जलाते हैं तो ठोस अवस्था से सीधे किस में चली जाती है, गैस में चली जाती है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, तो इसमें सतह क्षेत्र बढ़ना, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी, वायु की गति में वृद्धि, ये सभी क्या करते हैं, आपके वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। 3 अवस्था तो हम पढ़ चुके हैं, ठोस, द्रव, गैस। चौथी होती है प्लाज्मा। और एक और मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताई थी, अगर आपने उन वीडियो नहीं देखी हो तो ज़रूर देख ले। और बोस-आइंस्टीन, ठीक, जो कि इसकी 5वीं अवस्था होती है पदार्थ की। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंस ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई ऐसी गैस होती है जो विद्युत प्रभावित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी अवशोषित हो जाती है। अवशोषित होने से ट्यूब बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार होता है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है संघनन क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, संघनन कहलाता है। 3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों के नाम बताइए, तो कपूर, नेफ्थलीन जिसको नौसादार बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके कंप्लीट लेसन 9 के एक तो अभ्यास प्रश्न और जो कि पदार्थ जो कि आपके लेसन के अंदर जो क्वेश्चन से साथ में वो सभी आपको इसमें तय बता दिए गए हैं। जहाँ ज़रूरत थी एक्सप्लेन की वहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिए। तो फ्रेंड्स ये आपके क्लास 9 का लेसन फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, नोट्स भी है और साथ में आपको क्वेश्चन आंसर भी सोल्व करा दिए। नोट्स की वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप वहाँ से नोट्स भी लिख सकते हो। बच्चों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।